कहानी की शुरुआत में हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस वक्त सर्जियो बार का दरवाजा खोलकर अंदर आता है उसी वक्त एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे किसी ने गोली मार दी और वही मर जाता है। ये देखकर सब लोग में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को यह समझ नहीं आता कि ये गोली किसने और कहाँ से चलाई। कुछ ही देर में सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। बाहर के अंदर मौजूद सब लोग दरवाजे के पास खड़े होकर डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी उस मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। इसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। जब बाकी लोग अपने मोबाइल चेक करते हैं तो उन सबके फोन में सिग्नल नहीं आता, जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाहर का क्लीनर फैसला करता है कि वो उस मरे हुए आदमी के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी के पास जाता है उसे भी किसी ने गोली मार दी। ये देखकर बाहर के अंदर मौजूद सब लोगों की सांसें अटक जाती हैं। वो डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं ताकि कोई स्नैपर उन्हें देख न सके। सबको ये बात समझ आ जाती है कि अगर कोई भी बाहर गया तो वो मर जाएगा। फिर वो लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि कुछ पता चल सके कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन टीवी पर इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं चल रही होती। सब परेशान हो जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बीच सड़क पर दो लोगों को गोली मार दी गई, लेकिन टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो दोनों लाशें वहां से गायब होती हैं और उनका खून भी किसी ने साफ कर दिया होता है। अब सब बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक आदमी जिसका नाम सितार है कहता है कि मुझे लगता है किसी ने हमें किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर न निकले। तब सर्जियो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई टेररिस्ट हो जिसके पास बम हो और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती हो ताकि वो बाहर जाकर किसी पब्लिक प्लेस में धमाका न करे। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नेचो होता है चुपके से अपने पाँव से एक ब्लैक कलर का बैग छुपा देता है। ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि नेचो ही टेररिस्ट है और जरूर उसके बैग में बम होगा। सर्जियो सबको बोलता है कि नेचो को पकड़ो। जब सब लोग नेचो को पकड़ लेते हैं और उसके बैग छीन लेते हैं तो नेचो कहता है बैग मत खोलना, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जब बैग खोला जाता है तो उसमें कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। एलिना नेचो से पूछती है कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। नेचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। वो कहता है कि मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ और इसमें मेरे काम के फाइल्स हैं। लेकिन एलिना उसकी बात को नहीं सुनती और गुस्से में हार्ड डिस्क तोड़ देती है। जब हार्ड डिस्क खोलकर देखती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। नेचो गुस्से में चिल्लाता है कि तुम सब मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। सामने एक और ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो पूछता है ये ब्रीफकेस किसका है। तब सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफकेस मेरा है और अगर किसी ने इसको छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। तब एक आदमी जिसका नाम आंद्रे है अपनी बंदूक निकालता है और सर्जियो को तान देता है। अब सर्जियो कुछ नहीं कर सकता था। बाहर की मालकिन उस ब्रीफकेस को उठाती है लेकिन उसे खोलने से डर रही होती है। तब एक भिखारी जिसका नाम इसराइल है वो ब्रीफकेस खोल देता है। अंदर से सारा लेडीज का सामान निकलता है। सर्जियो कहता है कि मुझे ये सब बेचना पड़ता है और लोगों को मेरे काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आती है। इससे पहले कि कोई चीज समझ पाए उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। कुछ हिम्मत करके वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। असल में कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस बाथरूम में गया था और तब से यहीं बेहोश पड़ा हुआ है। इस आदमी के पास एक सिरिंज भी पड़ा होता है, इसलिए ये लोग उसे नशेड़ी समझकर उसे वहीं छोड़ देते हैं। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाजें आती हैं। जब ये लोग बाहर के गेट के पास जाकर देखते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आ चुके हैं जिनके चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं। आर्मी सोल्जर्स को देखकर ये लोग खुश होकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। सोल्जर वहाँ बहुत सारे टायर जमा करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। शुरू में सबको लगता है कि ये लोग उनकी मदद के लिए आए थे, लेकिन वो मदद नहीं करते और चले जाते हैं। कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसलिए उस इलाके को सील कर दिया गया है और अब कभी वहाँ नहीं जा सकता। बाढ़ में फंसे हुए लोग समझ नहीं पाते कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। क्या ये आग सरकार ने खुद नहीं लगाई थी। उनका यह ख्याल होता है कि सरकार उन्हें देख कर भी वापस नहीं ले रही। तभी वो आदमी जो बाथरूम में बेहोश था अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी फूल गई होती है और उसकी आंखें सफेद रोशनी की तरह चमक रही होती हैं। वो आदमी सबसे कहता है कि मेरे पास मत आना और मुझे छू कर भी मत देखना। ये कहकर वो गिर जाता है और मर जाता है और उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है। फिर इसराइल मुस्कुराकर इस मरे हुए आदमी की आंखों पर कोई रख देता है और कहता है कि हम सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ लोग उस मरे हुए आदमी का मोबाइल उठाकर देखते हैं और पता चलता है कि वो आदमी असल में एक आर्मी ऑफिसर था। उस आर्मी ऑफिसर के फोन में कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें लोग वायरस से बचने वाले सूट पहने हुए नजर आते हैं। इसको देखकर नाचो समझ जाता है कि ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई। हो सकता है अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हों। उन्हें ये अंदेशा होता है कि सरकार उन्हें इसलिए बाहर नहीं जाने दे रही ताकि ये इन्फेक्शन बाहर न फैल जाए, इसलिए हुकूमत ने इस जगह को सील कर दिया है और वो लोग इन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। उनकी नजर उन पर लगी हुई है, अगर कोई भी बाहर जाएगा तो वो इसे मार देंगे। इसी वजह से उन्हें अंदर से ही मदद मांगनी पड़ेगी। तब नाचो उस आदमी को मोबाइल से सिग्नल लेने की कोशिश करता है। वो एक टेबल पर चढ़कर फोन को ऊपर उठाता है और उसको सिग्नल मिल जाता है। वो सबको बताता है कि नेटवर्क आ गया है। नाचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त कहता है कि जल्दी किसी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बता दो। लेकिन फिर सितार भी टेबल पर चढ़कर फोन से बात करने लगता है और नाचो से फोन छीन लेता है ताकि वो मदद के लिए चिल्लाए। टेबल पर ज्यादा लोड बनने की वजह से टेबल टूट जाती है, उनका कनेक्शन खो जाता है। फिर आंद्रे सिग्नल लेने के लिए फिर से फोन मांगता है, लेकिन बार की मालकिन उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छुओ क्योंकि इस इन्फेक्टेड आदमी का फोन है जो इन्फेक्शन की वजह से मर गया
भैया ये फोन भी इन्फेक्टेड हो सकता है और अगर तुमने इस मोबाइल को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और आंद्रे को बार की मालकिन की बात बिल्कुल ठीक लगती है। अब इसका मतलब ये है कि जो लोग या उस डेड बॉडी को छू चुके हैं वो सब इन्फेक्टेड हो गए हैं और ऐसे 5 लोग हैं। अब ये तीनों सर्जियो, आंद्रे और बार की मालकिन एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और मोबाइल और डेड बॉडी को छू चुके 5 लोग दूसरी साइड पर खड़े होते हैं। फिर एलिना कहती है कि हमें पागलपंती नहीं करनी चाहिए, हम घंटों से एक दूसरे के साथ हैं, अगर हमें इन्फेक्टेड होना होता तो अब तक वो हो चुके होते। मगर आंद्रे अपनी बंदूक निकालकर एलिना को धमकाता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद बार की मालकिन और आंद्रे सबको अपनी बंदूक से धमकाकर कहती है कि तुम सब नीचे बंकर में जाओ, हम 3 यहाँ रह जाते हैं ताकि तुम्हारी वजह से हम लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं और साथ में डेड बॉडी को भी नीचे बंकर में ले जाओ। ये 5 लोग इस बात से इनकार करते हैं लेकिन फिर आंद्रे गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद मजबूरन उन्हें मारना पड़ता है और ये 5 लोग डेड बॉडी लेकर नीचे बंकर में चले जाते हैं और उनके पीछे बंकर का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया जाता है। अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे हैं। नीचे बंकर में मौजूद 5 लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तब त्रिनी नाम की एक औरत की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर के 3 लोगों को चिल्लाकर दरवाजा खोलने कहती है लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। सीढ़ियों पर खड़े होकर दरवाजे को पीटते वक्त त्रिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गिरते वक्त उसके पैर उन पास रखे बोतल के क्रेट्स पर लग जाता है जिससे वो बोतल भी गिर जाती है और टूट जाती है। बोतल के अंदर जो पानी था वो एक साइड पर बहने लगता है जिससे 5 लोगों का अंदाजा होता है यहाँ नीचे बाहर जाने का कोई रास्ता है। जब ये लोग वहाँ पड़े गत्ते को हटाते हैं तो नीचे उन्हें एक ड्रेनेज नजर आता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग पानी के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से कौन बाहर जाएगा। तब इसराइल ड्रेनेज की जाली निकाल देता है और सोचता है कि वो वहाँ से होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा लेकिन ड्रेनेज का रास्ता बहुत तंग था। इसलिए इसराइल अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाकर इस छेद में से नीचे जाने की कोशिश करता है मगर ड्रेनेज का छेद इतना छोटा था कि वो नीचे नहीं जा पा रहा था और वहाँ फंस जाता है। तभी अचानक उन्हें ऊपर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और लोगों को ऊपर मौजूद 3 लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाजें सुनकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं नजर आता है और ये समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब त्रिनी ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को देखने के लिए जाती है लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है इसलिए त्रिनी के हाथ जल जाते हैं और वो चीख पड़ती है। उसके बाद वो लोग त्रिनी के हाथों पर बैंडेज बांध लेते हैं जिससे उसको थोड़ी राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल अभी भी बुरी तरह ड्रेनेज में फंसा हुआ था। अब वो सब मिलकर इसराइल को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला ठंडा ना हो जाए। कुछ घंटों के बाद आग पूरी तरह बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में जाने का फैसला करते हैं। ऊपर आने पर वो देखते हैं कि बार पूरी तरह जल चुकी है। तब वो देखते हैं कि भाई कुछ लोग पूरे एरिया को सील कर रहे हैं। यहाँ एलिना कहती है कि मैं मदद मांगने जा रही हूँ लेकिन नाचो से मना कर देता है। वो कहता है अगर उन लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे इसलिए उनका फायदा ये है कि वो कुछ दिन यहाँ छुप कर रहे। जब सब कुछ ठंडा हो जाए तो वो चुपचाप एक एक करके बाहर निकल जाए। नाचो की बात सबको ठीक लगती है और ये लोग चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो उन सबको भी मार दिया जाएगा। तब मोबाइल बजना शुरू होता है। खुशी की बात ये थी कि बाहर जो लोग एरिया को सील कर रहे थे वहाँ से चले गए थे। जो मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे वो उस इन्फेक्टेड आदमी का फोन था। एलिना उस फोन को उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ने लगती है। चैट में एक आदमी उस आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं किसी बार के वाशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना उसके पुराने चैट्स पढ़ते हुए देखती है कि उस मरे हुए आदमी ने लिखा हुआ था कि मेरे पास अभी भी 4 इंजेक्शन बचे हुए हैं। ये पढ़कर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है लेकिन फिर भी उनके दिलों में शक होता है कि अगर उस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई। तब वो उस आदमी की पुरानी चैट्स और मैसेज देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी कई दिनों से बीमार था इसलिए वैक्सीन ने उस पर काम नहीं किया और वो मर गया। फिर अचानक से उसके फोन पर किसी की कॉल आती है और उससे पहले नाचो फोन उठा पाए मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब ये लोग किसी भी तरीके से मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। नाचो को वहाँ एक गन मिलती है जो वो चुपके से उठा लेता है। एलिना कहती है कि उस आदमी ने चैट्स में लिखा था कि मेरे पास 4 और बची हुई हैं तो क्यों ना हम वो 4 वैक्सीन ढूंढ लें। इस बात पर ये लोग वापस नीचे बंकर में जाते हैं और डेड बॉडी को दोबारा चेक करते हैं लेकिन वहाँ उनको कोई वैक्सीन नहीं मिलती। तब उन्हें याद आता है कि आदमी सबसे पहले बाथरूम में गया था। जब ये लोग बाथरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसराइल वहाँ पहले से ही वैक्सीन अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। नाचो और बाकी सब इसराइल से वैक्सीन लेने की कोशिश करते हैं मगर इसराइल कहता है कि तुम लोग 5 हो और वैक्सीन 4 है। अगर मैंने तुम्हें वैक्सीन दे दी तो तुम मेरे हिस्से की वैक्सीन मुझे वापस नहीं दोगे क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ और तुम लोग मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं मानते। इसलिए इसराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर खुद को दे देता है। तब नाचो उस पर बंदूक तान कर कहता है लेकिन इसराइल फिर भी वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद नाचो इसराइल के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। इसराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इसराइल के हाथ से छूटकर नीचे बंकर में गिर जाती है। त्रिनी जल्दी से नीचे दौड़कर वैक्सीन उठा लेती है। वैक्सीन हाथों में लेकर वो बहुत खुश होती है लेकिन उसके हाथों पर पट्टी लगी होने की वजह से वो वैक्सीन को ठीक से नहीं पकड़ पाती और उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये लोग फिर से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनमें से किसी को तो नीचे जाकर
लाना पड़ेगा। इन सब में से अलीना सबसे पतली होती है, इसलिए वो लोग उसे पूछते हैं क्या तुम अंदर जाकर वैक्सीन ला सकती हो। पहले तो वो मना कर देती है मगर बाद में मान जाती है। इसके बाद अलीना की बॉडी पर ऑयल लगाकर उसे छोटे से छेद के अंदर जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। बहुत मुश्किल के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। काफी देर तक पानी के अंदर ढूंढने के बाद आखिरकार अलीना को वैक्सीन मिल जाती है और वो पानी से बाहर आकर ऊपर आती है। तब नाचो अलीना की तरफ नीचे एक तार फेंकता है और कहता है तुम वैक्सीन को इस तार से बांध दो और फिर मैं वैक्सीन को ऊपर ले लूंगा। लेकिन अलीना साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन सिर्फ 3 ही बची हैं। वो कहती है अगर मैं तुम लोगों को वैक्सीन दे दूंगी तो तुम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल कर लोगे और मुझे बिना वैक्सीन के यहीं छोड़ दोगे। अलीना सबसे कहती है अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम खुद नीचे आओ, मैं अभी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करूंगी और अपने पास संभाल के रखूंगी। जब तुम सब नीचे आ जाओगे तो हम बैठकर फैसला करेंगे। अब ऊपर मौजूद लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग छेद का रास्ता बड़ा करने के लिए उसे तोड़ने लगते हैं। जब ये लोग छेद को तोड़ रहे होते हैं तब अलीना बाहर का रास्ता ढूंढती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जगह पर रोशनी नजर आती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहां बने हुए गड्ढे में छुपा देती है। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि बाहर बहुत सी पुलिस फोर्स आ चुकी है जिन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया है और वो लोग बाढ़ में मरे हुए उनके तीनों साथियों को जला रहे हैं। नीचे से जो लोग ऊपर आए थे उन्होंने छेद का रास्ता बड़ा कर दिया था और अब वो किसी न किसी तरह नीचे आ ही गए। नीचे आते ही इसराइल नाचो के दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। नाचो इस मरतबा इसराइल से गन छीनता है, फिर पानी के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और सब सोचते हैं कि इसराइल वहां से गुजरा नहीं। लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि नाचो ऊपर आ गया है मगर इसराइल अभी तक वहां से नहीं निकला। उन्हें लगता है कि इसराइल मर गया है। लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि नाचो ने इसराइल को मार दिया, लेकिन नाचो कहता है कि उसने इसराइल को नहीं मारा, इसराइल कहीं तैर कर चला गया है। सब लोग नाचो पर यकीन नहीं करते और समझते हैं कि वो अपना गन और अपनी कहानी छुपा रहा है। लोग नाचो से गन फेंकने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो प्यार से रीना से पूछता है कि वैक्सीन कहाँ है। जब रीना चुप रहती है तो नाचो सितूर को गन के निशाने पर ले लेता है और रीना से वैक्सीन मांगता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं सितूर को मार दूं तो हम आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन शेयर कर लेंगे। लेकिन रीना ऐसा करने से इनकार करती है और कहती है कि सितूर को मत मारो। वो कह देती है कि वो वैक्सीन देने के लिए तैयार है लेकिन किसी को मारने पर नहीं। इसके बाद अलीना उनको ऊपर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपाई थी। धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं, नाचो और अलीना आगे और सितूर और त्रिनी पीछे। रास्ते में सितूर पानी पर गिर जाता है और त्रिनी मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर उसे बचाती है। त्रिनी कहती है कि हम में से एक को मरना पड़ेगा। वो उम्र में सबसे बड़ी है और जिंदगी जी चुकी है, इसलिए वो खुद को मार देना चाहती है ताकि बाकी लोग जिंदा रहकर वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकें। काफी सोचने के बाद नाचो त्रिनी पर बंदूक तानता है लेकिन गोली नहीं चला पाता। फिर त्रिनी खुद ही गन लेकर थोड़ी दूर जाकर खुद को गोली मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनके पास 3 इंजेक्शन थे, इसलिए सब एक इंजेक्शन ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ त्रिनी ने खुद को मारा था और देखते हैं कि त्रिनी की आंखों पर कोइन रख दिए गए हैं। ये देखकर समझ आ जाता है कि ये काम इसराइल ने किया है क्योंकि इसराइल ऐसा करता था। तब पीछे से इसराइल सितूर पर हमला करके उसे मार देता है। इसराइल बहुत गुस्से में था। वो नाचो और रीना का पीछा करने लगता है। नाचो और रीना को सीढ़ियां नजर आती हैं और दोनों तेज रफ्तार से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं ताकि इसराइल से बच सके। मगर इसी दौरान रीना के हाथ से जो इंजेक्शन था वो नीचे गिर जाता है। अब रीना उसको लेने के लिए वापस नहीं जा सकती क्योंकि इसराइल उनके पीछे था और वापस जाने पर वो उसे मार देगा। तब इसराइल नाचो के पैर को पकड़ लेता है और नाचो को एहसास हो जाता है कि वो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए नाचो रीना को अपनी वैक्सीन पकड़ा देता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। फिर इसराइल नाचो को जोर से नीचे खींचता है जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। रीना नाचो का दिया हुआ वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और फिर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं और उसे दिखाई देता है कि सरकार ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। फिर एक औरत अपनी जैकेट निकालकर अलीना को पहना देती है और अलीना भीड़ में घुल मिल जाती है। इस कहानी में कुछ मासूम लोग भी मार दिए जाते हैं लेकिन सरकार के लिए ये कदम मजबूरी था क्योंकि अगर ये लोग बिना वैक्सीन के बाहर घुल मिल जाते तो वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसलिए हुकूमत को अपनी आबादी की हिफाजत के लिए ये कदम उठाना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।